जो लोग नहीं जानते हैं, गीजा के ग्रेट पिरामिड के चारों ओर कई रहस्य हैं। सैकड़ों सालों से इतिहासकार, इंजीनियर, पुरातत्वविद और वैज्ञानिक इसका अध्ययन कर रहे हैं कि इसे कैसे बनाया गया था। यह जितना वे खोजते हैं, उतने ही नए सवाल सामने आते हैं जिनके तुरंत जवाब नहीं मिलते। और विशेषज्ञों द्वारा तुरंत देखी जाने वाली चीजों में से एक है पिरामिड की बेहद सटीक बनावट। ये मानना मुश्किल है कि इसे 4000 साल से भी पहले बनाया गया था, लेकिन आज तक ये कैसे खड़ा है और इसके कई हिस्से लगभग बिल्कुल वैसे ही कैसे बने हुए हैं। जब आप गीजा के चारों ओर चलते हैं तो आप उन विशाल पत्थर के ब्लॉकों को देख सकते हैं जिनका इस्तेमाल पिरामिड बनाने में किया गया था। कुछ जगहों पर पत्थरों पर एक जैसे सीधे निशान और कट्स हैं। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि शायद प्राचीन मिस्रवासियों ने पत्थर काटने के लिए हमारी सोच से कहीं ज्यादा उन्नत तरीकों का इस्तेमाल किया होगा। अधिकांश पुरातत्वविदों के अनुसार अब तक कोई सबूत नहीं मिला कि उस समय आधुनिक मशीनें थीं। इसके बजाय माना जाता है कि उन्होंने पत्थर और तांबे के औजारों का इस्तेमाल किया, साथ ही रेत का भी, जो उनके लिए घिसाई का काम करती थी ताकि वे धीरे धीरे कठोर पत्थरों को आकार दे सकें। गिजा के रहस्य की ओर बहुत से लोग क्यों आकर्षित होते हैं? इसका एक और कारण है तीनों मुख्य पिरामिडों की बनावट। कुछ लोग मानते हैं कि इनकी बनावट ओरायन के बेल्ट के 3 तारों जैसी है। गिजा सिर्फ 3 बड़े पिरामिडों तक सीमित नहीं है। पूरे क्षेत्र में और भी छोटे पिरामिड, मंदिर, रास्ते, कमरे और भूमिगत संरचनाएं हैं जो दिखाती हैं कि प्राचीन मिस्रवासियों ने कितना विशाल प्रोजेक्ट किया था। इस जगह के सबसे अनोखे हिस्सों में से एक है जिसे ओसिरिस शाफ्ट कहा जाता है। ये एक गहरी भूमिगत संरचना है जो ग्रेट पिरामिड के पास खोजी गई थी। इसमें पत्थर में बने कमरे, सुरंगें और एक बड़ा ग्रेनाइट ताबूत है। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात इसका स्थान है। ये जमीन के बहुत गहरे हिस्से में है, इसलिए सवाल उठता है कि इतने भारी पत्थर वहां कैसे पहुंचाएं। आज तक विशेषज्ञ इस पर अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन बहुतों का मानना है कि प्राचीन मिस्रवासियों ने रैंप, रस्सी, लकड़ी के खींचने वाले औजार और हजारों मजदूरों के संयोजन का इस्तेमाल किया ताकि विशाल पत्थरों को उनकी सही जगह पर पहुंचाया जा सके। इसमें ओसिरिस का भी एक हिस्सा है, ओसिरिस शाफ्ट, जिसके मध्य कक्ष के चारों ओर पानी है। इसी वजह से कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये किसी प्राचीन जल प्रवाह प्रणाली से जुड़ा हो सकता है, लेकिन आज तक कोई पर्याप्त सबूत नहीं है जिससे ये पुष्टि हो सके कि प्राचीन काल में यह वास्तव में कैसे काम करता था। समय के साथ ये और भी साबित होता जा रहा है कि प्राचीन मिस्रवासियों के पास इंजीनियरिंग, गणित और योजना बनाने का अद्भुत ज्ञान था। ग्रेट पिरामिड का निर्माण सिर्फ एक साधारण परियोजना नहीं था, यह एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसमें संगठन, अनुशासन और बेहतरीन गणना की आवश्यकता थी। असल में ग्रेट पिरामिड का असली रहस्य शायद यह नहीं है कि उनके पास कोई गुप्त तकनीक थी या नहीं। और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने इतिहास की सबसे महान संरचनाओं में से एक को सिर्फ उन्हीं उपकरणों से कैसे बनाया जो उस समय उनके पास थे। अब हम मुख्य विषय पर चलते हैं। पिरामिड का ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे जानकार भी नहीं समझ सके, और यही हम जानने वाले हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक लाइक मांगना चाहूंगा और कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी मदद है, तो शुरू करें। यह है सक्कारा का सेरापीम, जो पहली नजर में रेगिस्तान के नीचे बनी भूमिगत सुरंगों की श्रृंखला लगता है, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो आप मिस्र में पाए गए सबसे बड़े ग्रेनाइट ब्लॉकों में से कुछ को देख सकते हैं। इन बक्सों में से हर एक बहुत ही विशाल है। कुछ का वजन करीब 70 टन है, जिसमें ढक्कन भी है। हैरानी की बात है कि इनमें से अधिकतर एक ही विशाल ग्रेनाइट ब्लॉक से बने हैं। यह साधारण पत्थर नहीं है। ग्रेनाइट प्रकृति में सबसे कठोर प्रकार के पत्थरों में से एक है। यहां तक कि आधुनिक समय में भी इसे सही तरीके से काटने और आकार देने के लिए विशेष उपकरणों की जरूरत होती है। इसी कारण कई लोग इन ब्लॉकों की गुणवत्ता देखकर हैरान होते हैं। जब आप इनके किनारों और सतहों को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनका आकार बहुत ही समान और समतल है। कोनों लगभग पूरी तरह से चौकोर हैं और बॉक्स की दीवारें लगभग एक जैसी मोटाई की हैं। यहीं से कई बहसें शुरू हुईं। कुछ लोग मानते हैं
कि इन बक्सों को बनाने में जो तकनीक इस्तेमाल हुई थी वो इतिहास में आमतौर पर जो बताया जाता है उससे कहीं अधिक उन्नत थी। कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन मिस्र वासियों के पास ऐसे खास उपकरण थे जिन्हें हम अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, लेकिन ज्यादातर पुरातत्वविदों के अनुसार उस समय के मिस्र में आधुनिक मशीनों या उन्नत उपकरणों का कोई सबूत अब तक नहीं मिला है। इसके बजाय उनका मानना है कि ये बॉक्स बहुत लंबे समय के अभ्यास, पत्थर तराशने की कुशलता और भारी मात्रा में मानव श्रम का परिणाम है। सीधे कहें तो शानदार परिणाम के लिए कोई गुप्त तकनीक जरूरी नहीं। कई बार हजारों कुशल कारीगर और वर्षों की तकनीक ही काफी होती है। एक और रहस्य ये है कि इन ग्रेनाइट बॉक्सों का असली उपयोग क्या था। मुख्यधारा पुरातत्व के अनुसार इन्हें पवित्र एपिस, सांडों के अंतिम विश्राम स्थल के रूप में बनाया गया था, जो प्राचीन मिस्र के धर्म में एक पवित्र सांड था। कुछ आलोचक पूछते हैं कि अगर बक्सों का इस्तेमाल दफनाने के लिए था तो इन्हें इतना बड़ा और सटीक क्यों बनाया गया। आज तक इस पर चर्चा जारी है। सेरापियम में आने वाले लोगों की नजर अक्सर एक और अजीब चीज पर भी जाती है, कमरों के अंदर की आवाज। जब आप सुरंग के कुछ हिस्सों में बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि गूंज और भी ज्यादा तेज और देर तक बनी रहती है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार ये ऐसी बंद कमरों में सामान्य है जो ग्रेनाइट जैसे कठोर पत्थर से बने होते हैं। ये किसी भी खोई हुई तकनीक का सबूत नहीं है। यही वो कारण है जिससे इस जगह का एहसास अलग होता है। बक्सों के अलावा एक सवाल और भी उठता है, उन्होंने इन्हें जमीन के नीचे कैसे पहुंचाया। सेरापियम की सुरंगें कुछ ग्रेनाइट बक्सों के आकार की तुलना में सक्रिय हैं, इसलिए आज तक शोधकर्ता यह अध्ययन कर रहे हैं कि इन्हें खदान से लेकर अपनी वर्तमान जगह तक पहुंचाने के लिए कौन सा सटीक तरीका इस्तेमाल किया गया था। और जब सेरापियम पर बहस हो रही है तब कई लोगों का ध्यान मिस्र की सबसे प्रसिद्ध संरचना गीजा के महान पिरामिड पर लौट आता है। इसकी सबसे प्रभावशाली विशेषता इसकी दिशा है, जिसमें पिरामिड के चारों किनारे लगभग सटीक दिशाओं की ओर उन्मुख हैं। दुनिया की 4 मुख्य दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। कई सालों से वैज्ञानिक और इंजीनियर इस बात की सराहना करते हैं कि प्राचीन मिस्रवासियों ने बिना कंपास और आधुनिक उपकरणों के ये सब कैसे किया। शोधकर्ताओं के अनुसार संभवतः उन्होंने सही दिशा निर्धारित करने के लिए तारों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। ये दिखाता है कि खगोल शास्त्र में उनकी कितनी गहरी समझ थी और पिरामिड हर तरह से अद्भुत है। इसके अंदर कई कमरे हैं जिनका अध्ययन आज भी किया जा रहा है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है किंग्स चेंबर। ये कमरा ग्रेनाइट ब्लॉकों से बना है और इसकी ध्वनिक विशेषताएं अनोखी हैं। जब कोई अंदर बोलता है या कोई आवाज करता है तो ध्वनि तरंगे दीवारों से टकराती हैं और तेज गूंज पैदा करती हैं। चलिए इसे एक साथ सुनते हैं। इसी कारण कुछ लोग मानते हैं कि कमरे का डिजाइन खास मकसद से बना था। अधिकांश विशेषज्ञों के अनुसार अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे उन्नत तकनीक या रहस्यमय ऊर्जा प्रणाली में इसके इस्तेमाल की पुष्टि हो। फिलहाल सबसे सुरक्षित निष्कर्ष यही है, ग्रेट पिरामिड और सेरापियम प्राचीन मिस्रवासियों की क्षमता के 2 असाधारण उदाहरण हैं। हम अभी भी उनके काम करने के तरीकों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन एक बात साफ है, हजारों साल बीत जाने के बाद भी वे आज भी दुनिया भर के इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करते हैं। और शायद यही वजह है कि आज तक मिस्र का रहस्य आज तक बना हुआ है। और जब वैज्ञानिक पिरामिड के अंदर का अध्ययन कर रहे थे, 20वीं सदी में एक और भी ज्यादा विवादास्पद विचार सामने आया। एक ऐसा विचार जो कहता है कि शायद ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक समाधि नहीं है। 1962 में एक लेखक जिसका नाम एडवर्ड कुंकेल था, उसने एक किताब प्रकाशित की। अपनी किताब में उन्होंने अनोखा सिद्धांत दिया कि ग्रेट पिरामिड एक जल पंप की तरह काम कर सकता था। इस सिद्धांत के अनुसार पिरामिड की सुरंगें और कक्ष सिर्फ साधारण रास्ते नहीं थे, ये सब एक बड़े सिस्टम का हिस्सा थे जिसका उपयोग पानी स्थानांतरित करने में होता था। पहली नजर में यह विचार साइंस फिक्शन जैसा लगता है। अधिकांश इजिप्टोलॉजिस्ट इसे विश्वास योग्य नहीं मानते। कई विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे सिद्धांत के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं हैं। कुछ इंजीनियरों ने इस अवधारणा की जांच कर कहा कि किताब के डिजाइन पर इसका काम करना कठिन है। फिर भी कुछ शोधकर्ताओं की इन विचारों में रुचि पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कुछ लोगों ने सवाल किया
कि ग्रेट पिरामिड इतना बड़ा है तो इसे बनाने में इतना समय, पैसा और मेहनत क्यों लगी? मुख्यधारा के पुरातत्व के अनुसार इसका जवाब धर्म, शक्ति और प्राचीन मिस्रवासियों की मृत्यु के बाद जीवन के बारे में उनकी आस्था से जुड़ा है। उनके लिए फिरौन साधारण शासक नहीं, बल्कि आस्था में अहम स्थान रखने वाला पवित्र व्यक्ति था। इसी वजह से यह हैरानी की बात नहीं है कि वे एक भव्य समाधि के निर्माण के लिए अपार संसाधन खर्च करने को तैयार थे। लेकिन वैकल्पिक सिद्धांतों के समर्थकों को वह व्याख्या काफी नहीं लगती, इसलिए वे पिरामिड के अन्य उपयोगों की खोज में रहते हैं। यहीं पर मिस्र का एक और रहस्यमय स्थान आता है, ज़ावियत एल आर्यन। ये एक पुरातात्विक स्थल है जो गीजा से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ एक बड़ी खाई और अजीब ग्रेनाइट संरचनाएं मिली हैं, जिन्हें शोधकर्ता लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं। 1900 के शुरुआती दौर में इटालवी पुरातत्वविद अलेस्सांद्रो बारसांती ने खुदाई का कार्य किया था। खुदाई के दौरान उन्हें बड़े ग्रेनाइट ब्लॉक और कुछ अनोखी संरचनाएं मिली, जो आम संरचनाओं से भिन्न थीं। सबसे दिलचस्प खोजों में से एक थी एक बड़ा ग्रेनाइट का बेसिन या कंटेनर, जिसे बहुत ही बारीकी से बनाया गया था। इसी वजह से इसके असली इस्तेमाल को लेकर अलग-अलग अटकलें लगने लगीं। कुछ लोगों ने कहा कि यह किसी अनुष्ठान का हिस्सा था। कुछ लोगों ने कहा कि इसका संबंध किसी अब तक न खोजे गए भूमिगत परिसर से है, और कुछ लोग इसे ग्रेट पिरामिड से जुड़ी सिद्धांतों से जोड़ने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि इन विचारों में से ज्यादातर सिर्फ अटकलें ही हैं। अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है जो ये साबित करे कि ये जगह किसी भी उन्नत तकनीक या रहस्यमय ऊर्जा प्रणाली से जुड़ी हुई है। साइट के बारे में एक और घटना जो अक्सर सुनाई जाती है, वो है खुदाई के दौरान हुई जोरदार बारिश। पुरानी रिपोर्टों के अनुसार एक तूफान के बाद बड़ा गड्ढा पानी से भर गया था। कुछ घंटों के बाद पानी का स्तर कम हो गया। इसी वजह से कुछ लोगों को शक हुआ, शायद नीचे छुपे रास्ते या कमरे हैं। जमीन पानी सोख लेती है, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो इसका कारण साबित करे। शायद ये सिर्फ जमीन के नीचे पानी का रिसाव या पत्थरों में दरारें हों, या कोई और वजह भी हो सकती है जो अब तक नहीं मिली है। इसी वजह से मिस्र की कहानी और रोचक बन जाती है। हर रहस्य के जवाब के साथ एक नया सवाल सामने आता है। हर नई खोज के साथ एक नई बहस शुरू हो जाती है। इन सब के बीच प्रथम विश्व युद्ध आ चुका था। युद्ध के कारण मिस्र में कई पुरातात्विक परियोजनाएं रुक गईं और वो जगह ऐसी रह गईं जिन्हें पूरी तरह से नहीं खोजा जा सका। कहानी और भी रहस्यमय हो गई जब बरसांती का 1917 में निधन हो गया, और अगले कुछ दशकों में धीरे धीरे कई शोधकर्ताओं की उस जगह में रुचि कम होती गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1960 के दशक में कुछ शोधकर्ताओं की ज़ावियत एल आर्यन में फिर से रुचि जागी, लेकिन उस समय तक वो जगह सैन्य क्षेत्र का हिस्सा बन चुकी थी। इस वजह से शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों की पहुंच सीमित हो गई। आज तक साइट के कई हिस्सों का आज भी उतना गहराई से अध्ययन नहीं किया गया है जितना कि मिस्र के अन्य पुरातात्विक स्थलों के मुकाबले। यह स्वाभाविक है कि अलग-अलग सिद्धांतों की शुरुआत हुई। कुछ लोग मानते हैं कि ये जगह ग्रेट पिरामिड से जुड़ी है और इसके नीचे छुपा भूमिगत परिसर हो सकता है। फिलहाल इनमें से ज्यादातर बातें सिर्फ अटकलें ही हैं। इन रहस्यों के साथ साथ एक और विवादास्पद बात भी है। ये विचार हाल के दशकों में फिर लोकप्रिय हुआ है कि ग्रेट पिरामिड केवल समाधि नहीं हो सकता। कुछ लेखक और शोधकर्ता सुझाव देते हैं कि प्राचीन काल में इसका कोई और भी उपयोग हो सकता था। सबसे प्रसिद्ध विचारों में एक वाटर पंप थ्योरी है। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रेट पिरामिड के अंदर कुछ कक्ष और मार्ग शायद पानी की गति से संबंधित एक प्रणाली का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन मुख्यधारा के पुरातत्व के अनुसार अभी तक इस विचार का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं मिला है। इसे ज्यादातर इजिप्टोलॉजिस्ट भी स्वीकार नहीं करते। फिर भी इसने कुछ इंजीनियरों को अपनी हाइड्रोलिक्स की जानकारी का उपयोग करके इस अवधारणा का अध्ययन करने से नहीं रोका। उनमें से एक थे जॉन कैडमैन, एक मरीन इंजीनियर जो 1990 के दशक के अंत में ग्रेट पिरामिड पर एक पुरानी किताब पढ़ने के बाद इस सिद्धांत में रुचि रखने लगे। हाइड्रोलिक सिस्टम्स के विशेषज्ञ होने के नाते उन्होंने सोचा कि इस विचार को आजमाकर देखें कि क्या यह सच में संभव है। इसलिए उन्होंने पिरामिड के डिजाइन की अपनी व्याख्या के आधार पर विभिन्न स्केल मॉडल बनाए। कुछ मॉडल सफल नहीं हुए, रिसाव या टूट गए या उम्मीद के अनुसार नहीं चले।
लेकिन उन्होंने प्रयास जारी रखा। कई प्रयासों के बाद उन्होंने ऐसा मॉडल बनाया जिसमें पानी उनकी उम्मीद के मुताबिक बहता था। कैडमैन के लिए इससे साबित हुआ कि ऐसे डिजाइन को वाटर मूविंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक बात साफ करना जरूरी है, एक सफल मॉडल प्रयोग का मतलब ये नहीं है कि ग्रेट पिरामिड का असली इस्तेमाल वही था। कुछ चीजें संभव है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो असल में हुई। इसी वजह से ज्यादातर विशेषज्ञ वाटर पंप थ्योरी को अभी भी आधिकारिक व्याख्या के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। जब कैडमैन ने अपने प्रयोग जारी रखे तो उन्होंने एक और अजीब प्रभाव देखा। उनके अवलोकन के अनुसार उनके कुछ मॉडलों में कंपन या स्पंदन होने लगा। जब पानी बह रहा था तभी से उनकी थ्योरी का सबसे विवादास्पद हिस्सा शुरू हुआ। उन्होंने सुझाव दिया कि शायद इन कंपन की पिरामिड के डिजाइन में बड़ी भूमिका रही हो। बाद में थ्योरी के कुछ समर्थकों ने सुझाव दिया कि शायद इसका संबंध ऊर्जा या बिजली से हो सकता है, लेकिन इस बिंदु पर इस तरह के विचार के लिए वैज्ञानिक समर्थन और भी कमजोर हो गया। अब तक कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है जो दिखाता हो कि ग्रेट पिरामिड का उपयोग पावर प्लांट या इलेक्ट्रिकल जनरेटर के रूप में किया गया था। कोई भी उपकरण, वायरिंग या ऐसी कोई तकनीक भी नहीं मिली है जो इस तरह के निष्कर्ष का समर्थन करे। इसी वजह से अधिकांश इतिहासकार और वैज्ञानिक इसे केवल एक अटकलों पर आधारित सिद्धांत मानते हैं। फिर भी एक वजह है कि इसके बारे में अब भी चर्चा होती रहती है, क्योंकि ग्रेट पिरामिड वाकई में बहुत ही अद्भुत है। जब आप इसका आकार, इसकी बनावट की सटीकता और इसे बनाने में लगी मेहनत को देखते हैं तो ये समझना आसान है कि क्यों बहुत से लोग इसके पीछे कोई गहरी वजह तलाशते हैं। लेकिन कभी-कभी असली जवाब शायद हमारी सोच से भी ज्यादा आसान होता है। हो सकता है कि ग्रेट पिरामिड का सबसे बड़ा रहस्य कोई खोई हुई तकनीक या कथित प्राचीन पावर प्लांट न हो। यह सिर्फ इस बात का प्रमाण हो सकता है कि प्राचीन मिस्री लोग कितने बुद्धिमान, मेहनती और संगठित थे, जिन्होंने एक ऐसा ढांचा बनाया जो हजारों साल बाद भी पूरी दुनिया को हैरान करता है। अब विषय बदलते हैं और एक प्रसिद्ध भूले हुए व्यक्ति की बात करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में निकोला टेस्ला अपने वायरलेस ऊर्जा से जुड़े प्रयोगों के कारण प्रसिद्ध हुए। वो बिना लंबे तारों के बिजली भेजना चाहते थे। उनके सबसे प्रसिद्ध प्रोजेक्ट्स में से एक था न्यूयॉर्क में वार्डनक्लिफ टावर। ये एक बड़ा टावर था जिसे जमीन और वातावरण के जरिए ऊर्जा भेजने की कोशिश के लिए बनाया गया था। यह प्रोजेक्ट फंडिंग खत्म होने के कारण पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद कुछ लोगों ने टेस्ला और ग्रेट पिरामिड के बीच संबंध देखना शुरू किया। कुछ लोगों का मानना है कि पिरामिड का डिजाइन टेस्ला के विचार से मिलता है। ग्रेट पिरामिड सफेद चूना पत्थर से ढका था। चूना पत्थर धातु जितना प्रवाहकीय नहीं है, जबकि पिरामिड के अंदर कुछ हिस्से ग्रेनाइट के हैं। ग्रेनाइट में ऐसे खनिज होते हैं जो दबाव व कंपन पर प्रतिक्रिया करते हैं। इसी वजह से कुछ शोधकर्ताओं ने सोचा कि शायद पिरामिड में चुने गए पत्थर सिर्फ साधारण पत्थर नहीं थे। संभव है चूना पत्थर और ग्रेनाइट का संयोजन खास उद्देश्य से किया गया हो, लेकिन इसे स्पष्ट करना जरूरी है। अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है कि ग्रेट पिरामिड का इस्तेमाल बिजली जनरेटर के रूप में किया गया था। वहां कोई वायर सिस्टम नहीं मिला, कोई बैटरी नहीं मिली, कोई मशीन नहीं मिली, कोई प्राचीन रिकॉर्ड नहीं है जो पिरामिड को पावर प्लांट बताता हो। इसलिए यह विचार सिर्फ एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत में रुचि तब बढ़ी जब रोबोटों ने रानी के कक्ष की छोटी सुरंगों का अध्ययन किया जिनमें इंसान फिट नहीं हो सकता। अंदर देखने के लिए रोबोट का इस्तेमाल हुआ। कुछ रास्तों के अंत में छोटे लाइमस्टोन ब्लॉक मिले जो दरवाजे जैसे थे। यहां पर तांबे के पिन भी लगे हुए थे। क्योंकि तांबा एक ऐसा पदार्थ है, कुछ लोगों ने तुरंत सोचा कि शायद इसका संबंध बिजली से हो सकता है। लेकिन पुरातत्वविदों की अधिक सावधान व्याख्या के अनुसार केवल तांबे के पिन के आधार पर यह कहना पर्याप्त नहीं है कि वह कोई विद्युत प्रणाली थी। यह सजावटी भी हो सकता है, यह प्रतीकात्मक भी हो सकता है। संभव है यह सिर्फ शाफ्ट सील करने का हिस्सा हो। दिक्कत यह है कि हमारे पास पूरा जवाब नहीं है, इसलिए स्पष्ट कहना चाहिए शाफ्ट में तांबा पाया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पिरामिड में तुरंत बिजली थी। 2018 में एक अध्ययन में देखा गया कि ग्रेट पिरामिड का आकार विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है। अध्ययन में सामने आया कि कुछ परिस्थितियों में पिरामिड का आकार अपने अंदर और नीचे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को केंद्रित कर सकता है। यह काफी दिलचस्प है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता
कि प्राचीन काल में पिरामिड बिजली बनाते थे। यह दिखाता है कि पिरामिड आकार का रेडियो तरंगों से खास इंटरैक्शन होता है और अलग चीजें ऊर्जा के साथ अलग तरह से प्रतिक्रिया करती हैं। असल में इसे सचमुच पावर प्लांट के रूप में इस्तेमाल किया गया था, यह एक अलग बात है। यहीं अक्सर गलतफहमी होती है। कुछ आधुनिक लेखक जैसे कि क्रिस्टोफर डन ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि ग्रेट पिरामिड एक मशीन है जो पृथ्वी से ऊर्जा प्राप्त करती है। उनके सिद्धांत के अनुसार संभव है कि उस प्रणाली में रासायनिक प्रतिक्रिया, कंपन और हाइड्रोजन शामिल हों। लेकिन फिर भी मुख्यधारा के पुरातत्वविदों में से अधिकांश इसे आधिकारिक व्याख्या के रूप में स्वीकार नहीं करते। ज्यादातर पुरातत्वविद ग्रेट पिरामिड को फिरौन खुफू के शाही समाधि परिसर का हिस्सा मानते हैं। ये साधारण कब्र नहीं है, ये प्राचीन मिस्रवासियों के धर्म, शक्ति और परलोक विश्वास का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। उनके विश्वास के अनुसार फिरौन की मृत्यु के बाद भी उसकी एक विशेष भूमिका मानी जाती थी, इसलिए उनके लिए पिरामिड के लिए इतने संसाधनों का उपयोग उचित था। पावर प्लांट थ्योरी को न माने तब भी ग्रेट पिरामिड साधारण नहीं है। असल में कई बार साधारण व्याख्या भी अद्भुत होती है। सोचिए, उनके पास आज जैसी क्रेन नहीं थी, उनके पास आधुनिक ट्रक नहीं थे, उनके पास कंप्यूटर डिजाइन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने काटा, उठाया और सब कुछ व्यवस्थित किया और लाखों पत्थरों को एक विशाल संरचना पर एक के ऊपर एक रखा, जो आज भी खड़ी है। यही असली रहस्य है। इसे एलियन तकनीक बनाने की जरूरत नहीं है, इसे प्राचीन बिजली कहना जरूरी नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास जो सबूत हैं उनसे साफ है कि प्राचीन मिस्रवासियों की योजना, संगठन, गणित और इंजीनियरिंग कौशल बहुत ऊंचा था। और जब कुछ लोग अलग अलग सिद्धांतों को आजमाते रहते हैं, वैज्ञानिक और पुरातत्वविद भी लगातार काम कर रहे हैं। अब वे रोबोट, मून स्कैनिंग, रडार और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि पिरामिड के उन हिस्सों को देखा जा सके जिन्हें तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए संभव है कि आने वाले वर्षों में हमें कोई नया कमरा, नया रास्ता या इसके निर्माण के असली तरीके के बारे में कोई नई व्याख्या मिल जाए। फिलहाल यही सबसे संतुलित जवाब है। ग्रेट पिरामिड की कुछ अनोखी विशेषताएं और अनसुलझे सवाल हैं। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो जिज्ञासा पैदा करते हैं, लेकिन अब तक यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि यह प्राचीन पावर प्लांट था। जो बात निश्चित है वो ये है कि ग्रेट पिरामिड सबसे मजबूत सबूतों में से एक है कि प्राचीन मिस्री लोग साधारण लोग नहीं थे जो बस पत्थर एक के ऊपर एक रखते थे। वे योजनाकार थे, वे निर्माता थे, वे तारों के पर्यवेक्षक थे। उनमें ऐसी संरचना बनाने की क्षमता थी जिसे आज भी आधुनिक दुनिया पूरी तरह नहीं समझ पाई है। इसलिए शायद ग्रेट पिरामिड का असली रहस्य यह नहीं है कि क्या यह बिजली पैदा करता है। असली रहस्य यह है कि इंसान ने हजारों साल पहले ये कैसे बनाया। ये ऐसी चीज है जो आज भी पूरी दुनिया को सवाल पूछने पर मजबूर करती है।